हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर जनरल इंजीनियरिंग के नाम से, तो आज हम इसके सिविल पार्ट, जो हमारा सिविल पार्ट है, यानी कि जिसमें हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ते हैं या फिर फाउंडेशन पढ़ते हैं या फिर कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका हम जो है आज कंक्रीट वाले चैप्टर के बारे में एमसीक्यूज पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। और हमने आपको बताते चलो कि इसके पहला जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, तो उसको मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे करा दिए हैं मैंने, तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालूं तो जो है आपसे मिस ना होने पाए। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए फाउंडेशन है, तो देखिए जो हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि न्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानना पड़ेगा कि फाउंडेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो फाउंडेशन आपका चैप्टर है आपके इस जनरल इंजीनियरिंग में, तो देखिए जो फाउंडेशन मतलब क्या है, न्यू, तो न्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम किसी भी संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे हमको घर बनाना हुआ या फिर और कुछ भवन बनाना हुआ, तो जब हम उसका निर्माण करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले उसका हम न्यू बनाते हैं ना, यानी आधार जो होता है मतलब एक प्रकार से न्यू बनाते हैं, और उसी न्यू के ऊपर जो है सारी संरचना को बनाते हैं, मतलब घर वर को सारा बनाते हैं। तो आपको न्यू के बारे में तो वैसे पता ही होगा। बाकी देखिए, और न्यू के बारे में हम और बताते चलें कि न्यू जैसे कि किसी मशीन को मान लीजिए कहीं पे बैठाना हुआ, तो उसको ज़मीन पे बैठाने से पहले हम क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब ज़मीन के थोड़ा सा नीचे न्यू बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका फाउंडेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मशीन को बैठाते हैं और सारी प्रक्रिया करते हैं, ताकि जो है हमारी जो मशीन है वो मतलब विफल ना होने पाए, काफ़ी दिनों तक चले, या फिर हमारा घर जो है जो हमारा भवन है वो जो है पूरा भवन का जो दारो मदार होता है वो पूरा न्यू पर होता है। तो आपको ये सारी चीज़ पता होगी। तो बाकी चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसी भी संरचना का निर्माण करने के लिए पहले उसका आधार बनाना पड़ता है, जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी संरचना का यदि आपको निर्माण करना, मान लीजिए भवन बनाना हुआ या फिर किसी मशीन को किसी जगह पे निर्मित करना है, तो सबसे पहले हम उसका आधार बनाना पड़ता है, तो जिससे हम कहते हैं, तो आधार को क्या बोलेंगे आप, ऑप्शन ए दिया मशीन बोलेंगे, ऑप्शन बी दिएगा धारक क्षमता बोलेंगे, ऑप्शन सी न्यू बोलेंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि किसी भी संरचना का यदि आपको निर्माण करना हुआ तो आप पहले आधार बनाते हैं, जिसे हम न्यू कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि न्यू बनाते हैं। मतलब किसी भी संरचना का यदि निर्माण करना हुआ तो सबसे पहले हम आधार को चुनते हैं और उस आधार को हम क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। अगर हमारी न्यू मजबूत हुई, जो हम संरचना बनाएंगे वो सारी संरचना हमारी काफ़ी दिन तक चलेगी। मतलब भवन बनाए अगर, तो भवन भी काफ़ी दिन तक चलेगा, तो मतलब विफल नहीं होगा। और आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि यार देखो काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। आपके लिए क्वेश्चन को पुटअप करना, हर एक चीज़ में देखना कि क्या किस टाइप से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो सारी चीज़ें मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो हम ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहे, एक लाइक मांग रहे हैं, और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि जो हमारी फैमिली थोड़ा सा और बड़ी हो जाएगी, तो हम आपके लिए और कुछ बेहतर कर पाएंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्वक वहन करने की क्षमता कहलाती है। तो मृदा के इकाई क्षेत्र यानी मिट्टी के इकाई क्षेत्रफल आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्वक वहन करने की क्षमता कहलाती है। तो देखिए, हम मान लीजिए मृदा है, मिट्टी है हमारी, तो इकाई क्षेत्रफल मान लीजिए उसके एकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए हमारा एकांक क्षेत्रफल है, तो इस पर आने वाले संरचना के भार को, मान लीजिए कोई संरचना हमें करना हुआ, तो मान लीजिए हमें इस पर घर ही बनाना हुआ, तो मान लीजिए ऐसे हमने घर बनाया, तो ये जो संरचना के भार को सुरक्षापूर्वक वहन करने की क्षमता, तो इस मान लीजिए जो संरचना बनाई, मान लीजिए हमने मकान बनाया, तो इसका जो भार है उसको सहन करने की जो क्षमता होती है, सुरक्षापूर्वक वहन करने की जो क्षमता होती है, वो क्या कहलाएगी। तो ये दिख रही है आपको ऑप्शन में बताना है। पहला है अवशोषण, दूसरा है धारक क्षमता, तीसरा है स्वीकार्यता, और ये सी वाला क्या दिया गया है,
सघनता। तो दोस्तों आपको बताइए, चलिए बताइए फटाफट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए बताइए। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कि धारक क्षमता है। तो देखिए यदि मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्वक वहन करने की जो क्षमता होती है वो धारक क्षमता कहलाई जाती है। तो यहाँ पे धारक क्षमता आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अवशोषण क्षमता नहीं होगा और यहाँ पे स्वीकार्यता भी नहीं होगा, सघनता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल धारक क्षमता हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि भार का वह अधिकतम मान जो मृदा विफल होने से पहले वहन करती है कहलाती है। तो भार का वह अधिकतम मान जो मृदा विफल होने से पहले वहन करती है कहलाती है। यानी कि मृदा विफल होने का मतलब समझ रहे हो कि जो हमारी मिट्टी है वो मतलब जो संरचना हम बनाए हैं तो संरचना खराब होने से पहले जो भार वहन करती है क्या कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया धारक क्षमता, ऑप्शन बी दिया गया सुरक्षित धारक क्षमता, ऑप्शन सी दिया गया चरम धारक क्षमता और ऑप्शन डी दिया गया है सघनता। तो दोस्तों चलिए बताइए फटाफट इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि यहाँ पे जो चरम धारक क्षमता होती है, यानी कि चरम कि विफल होने से पहले वहन करती है, तो मतलब चरम सीमा तक पहुँच जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे चरम धारक क्षमता हो जाएगी, क्योंकि चरम का मतलब आप समझते हैं कि लास्ट स्टेज तक पहुँच जाना यानी चरम। तो यहाँ पे चरम धारक क्षमता हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों आप एकदम आप अपने एग्जाम में की प्रिपरेशन में लग जाएं और बेफिक्र हो जाएं। सारी चीज़ें हम आपको कराने के लिए तैयार हैं। बस आप क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से लाइक भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नींव का अभिकलन करते समय, नींव का अभिकलन यानी कि नींव का निर्माण करते समय सुरक्षा गुणांक का मान सामान्यतः लिया जाता है। सुरक्षा गुणांक का जो मान होता है कितना हम लेते हैं तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिएगा 5 से 7, ऑप्शन बी दिएगा 3 से 5 और ऑप्शन सी दिएगा 1 से 3 और ऑप्शन डी दिएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नींव का अभिकलन करते समय सुरक्षा गुणांक का मान जो हम सामान्यतः लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, 3 से 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन को याद करिएगा अच्छे से, 3 से 5 लेंगे, 5 से 7 नहीं होगा और 1 से 3 भी नहीं होगा और इसमें से कोई ना कोई तो होगा ही, इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 3 से 5। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे इस चैप्टर के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यदि आप इतने को कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, मतलब आप करके आएंगे, आप यार एकदम फोड़ के आएंगे, ये मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि यदि मृदा पर भार तीव्रता मृदा की धारक क्षमता से अधिक हो जाए तो क्या होगा। देखिए मृदा पर भार तीव्रता मृदा की धारक क्षमता से अधिक हो जाए तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा। देखिए क्या होगा, संरचना विफल हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, संरचना मजबूत बनी रहेगी, नन ऑफ दिस। तो देखिए हमने आपको धारक क्षमता बताया कि धारक क्षमता वह होती है जो किसी भी संरचना के भार को वहन करने में सक्षम होती है। तो अगर धारक क्षमता से कोई भी भार अधिक तीव्रता का होगा तो क्या होगा, संरचना विफल हो जाएगी ना। मतलब यहाँ पे देखिए यदि मृदा पर भार तीव्रता मृदा की धारक क्षमता से अधिक हो जाएगी तो संरचना हमारी विफल हो जाएगी। मतलब जो भवन निर्माण हम किए रहेंगे या फिर किसी और चीज़ का निर्माण किए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक टिकेगा कि नहीं, मतलब वो नष्ट हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया ही होगा। बाकी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर क्या है। देखिए भारतीय मानक कोड के अनुसार महत्वपूर्ण पश्चाग्र मशीन के लिए मशीनों एवं उनकी नींव की आवृत्ति का अनुपात लगभग होता है। तो एक देखिए एक भारतीय मानक कोड होता है, तो उसके अनुसार सारी चीज़ें जो है नींव की जो फाउंडेशन होती है सारी चीज़ें उसी के अनुसार हम करते हैं। तो देखिए भारतीय मानक कोड के अनुसार महत्वपूर्ण पश्चाग्र मशीन के लिए मशीन एवं उनकी नींव की आवृत्ति का अनुपात लगभग होता है। तो ऑप्शन ए दिया 0.6 से 1.5, ऑप्शन बी 0.2 से 0.5, ऑप्शन सी 0.5 से 0.6 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारतीय मानक कोड है इसके अनुसार जो है पश्चाग्र मशीन के लिए हम बात करें तो पश्चाग्र मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पश्चाग्र मशीन के लिए मशीन एवं उनके न्यू के बीच जो आवृत्ति का जो अनुपात होता है वो 0.2 से 0.5 होता है। तो महत्वपूर्ण पश्चाग्र मशीन के लिए इतना होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो है क्या कहते हैं महत्वपूर्ण के लिए नहीं, यहाँ पे कम महत्वपूर्ण होती है तो उसके लिए 0.6 से 1.5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण पश्चाग्र की बात की हमने, जो कम महत्वपूर्ण पश्चाग्र मशीनें होती हैं उनके लिए 0.6 से 1.5 होता है। तो कम के लिए ये वाला हो जाएगा और महत्वपूर्ण पश्चाग्र के लिए हमारा क्या हो जाएगा 0.2 से 0.5। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा।
बाकी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मशीन नींव बनाने हेतु धारन तथा स्तंभों का निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है। देखिए मशीन नींव बनाने की, देखिए मशीन नींव आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो देखिए जो मशीन नींव होता है वो क्या होता है कि कोई भी मशीन का जिससे क्या कहते हैं, कोई मशीन हुई हमारी, तो उसको अगर निर्माण मतलब किसी जगह पर उसको रखना है, मतलब उसको निर्माण करना है, स्थित रखना है धरती क्या कहते हैं धरती पे, तो उसको मतलब इस प्रकार से हम स्थिर रखते हैं कि ताकि जो है उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं। तो जो संरचना होती है वही मशीन नींव होती है। तो मशीन नींव बनाने हेतु धरन तथा स्तंभों का निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है। तो देखिए मशीन नींव बनाने हेतु जो धरन तथा स्तंभों का हम निर्माण करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया बिल्डिंग की सहायता से, ऑप्शन बी आरसीसी की सहायता से, ऑप्शन सी नींव बोल्ट की सहायता से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मशीन नींव होती है उसको बनाने के लिए हम आरसीसी की सहायता लेते हैं, यानी कि उसकी धरन है और स्तंभ है, उसको बनाने के लिए हम आरसीसी का प्रयोग करते हैं। जैसा आपको पता ही है कि कोई भी नींव बनानी होती है तो आरसीसी का यूज अब करते हैं। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर समझ में आया होगा कि आरसीसी का यूज करते हैं। और देखिए न्यू बोल्ट की सहायता से हम क्या करते हैं कि इस मशीन की मशीन और क्या करते हैं, आधार से मशीन के आधार को पृथ्वी के जो मतलब वो होते हैं, पृथ्वी से हम स्थिरता बनाए रखने के लिए न्यू बोल्ट का यूज करते हैं। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि क्या है कि नींव निर्माण से में कंपन अवशोषण पदार्थ है। तो देखिए नींव निर्माण में कंपन अवशोषण पदार्थ आपको यह बताना है यहाँ पे कि जो है कंपन अवशोषण की, देखिए कंपन अवशोषण पदार्थ क्या होता है, जो कंपन को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कंपन को कम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ बताना है कि नींव निर्माण में कंपन अवशोषण पदार्थ क्या हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कार्क रबड़, शीशे की चादर, ऑप्शन बी दिया गया लकड़ी का बुरादा, और ऑप्शन सी दिया गया मेटल स्प्रिंग रबड़ की चादर, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे जो कार्क रबड़ हुआ या फिर शीशे की चादर हुई या फिर लकड़ी का बुरादा हुआ या फिर मेटल स्प्रिंग या फिर रबड़ की चादर हुई, ये सारे हमारे जो हैं कंपन अवशोषण पदार्थ हैं, यानी कंपन को अवशोषित कर लेते हैं और नींव के जो निर्माण है उसको विफल नहीं होने देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो सारे यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए अभी पूछ लेगा कि शीशे की चादर का हम यूज करते हैं, नींव के निर्माण में शीशे की चादर का यूज करते हैं। ऑप्शन में देगा कंपन के अवशोषण में, ऑप्शन में देगा कि स्थिरता बनाए रखने में, ऑप्शन सी देगा संघनता बनाए रखने में। तो आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा फिरा के, तो आप सारी चीज़ों को याद रखिए ताकि जो है एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है कि मशीन की आधार प्लेट तथा नींव के बीच प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो देखिए मशीन की आधार प्लेट, जैसे देखिए कोई मशीन हमारी इस प्रकार से है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला ये होता है आधार प्लेट होता है, और तथा नींव के बीच, तो हमारी ये नींव होती है नीचे, तो इनके बीच में जिस पदार्थ का हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसे हम कंपन अवशोषण पदार्थ कहते हैं कि मशीन की आधार प्लेट तथा नींव के बीच प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को कंपन अवशोषण पदार्थ बोलते हैं। कंक्रीट का यूज़ कुछ और होता है, न्यू बोल्ट का यूज हमने बताया ही है। ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं होगा, तो इनमें से कोई ना कोई होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कंपन अवशोषण पदार्थ। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है कि मशीन को स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्हें बांधा जाता है। तो मशीन को स्थिरता प्रदान करने के लिए, ऐसा देखिए क्वेश्चन हमारा आ गया जो हमने बताया था अभी कि बोल्ट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए मशीन को स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्हें बांधा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया बोल्टों द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है चिनाई द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है सुकारत्या द्वारा, ऑप्शन डी सघनता द्वारा। तो देखिए मशीन को स्थिरता यदि प्रदान करनी है तो उसके लिए हम बोल्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बोल्टों का यूज़ करते हैं। तो बोल्ट आपको दिखा दें किस प्रकार से होता है। देखिए बोल्ट कैसे होता है कि नीचे से चौड़ा सा होता है और ऊपर ऐसे थोड़ा सा गोल सा होता है। यहाँ पे मतलब बोल्ट लगा देते हैं और ऊपर ऐसे मशीन होती है, तो ऐसे मतलब न्यू में डाल देते हैं इसको। तो क्या करता है, न्यू और ये जो मशीन होती है इनके बीच में एक प्रकार से जकड़न पैदा करता है, मतलब एक प्रकार से इनको स्थिर बनाए रखता है। तो इसी प्रकार से बोल्ट का यूज होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सीमेंट कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। तो देखिए सीमेंट कंक्रीट का निर्माण कैसे किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिएगा कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित अनुपात में मिलाकर, ऑप्शन बी मोटा बालू तथा पानी मिलाकर, ऑप्शन सी सीमेंट तथा बालू द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी तो हो, कोई ना कोई तो इसमें होगा ही। तो ऑप्शन सी क्या पे दिया है, सीमेंट तथा बालू द्वारा। तो देखिए सीमेंट और बालू का यूज़
तो हम करते नहीं हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ऑप्शन भी मोटा बालू तथा पानी का तो नहीं करते, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित अनुपात में मिला करके हम सीमेंट कंक्रीट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित अनुपात में मिला करके इसका जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसका निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चलिए और दोस्तों में शेयर करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सीमेंट कंक्रीट के गुण हैं। तो देखिए सीमेंट कंक्रीट के जो गुण हैं आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए सीमेंट कंक्रीट टिकाऊ व कठोर पदार्थ के होते हैं। ऑप्शन बी इसकी संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। ऑप्शन सी इसकी स्वीकार्यता अधिक होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीमेंट कंक्रीट के गुण हैं या फिर और कोई गुण टाइप का, मतलब इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें यदि उपरोक्त सभी दिया गया है तो उपरोक्त सभी होगा, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में ऐसे फंस जाते हैं कि कोई पदार्थ है उसके गुण के बारे में दिया है, फिर कोई पदार्थ है उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन करके दिया है और चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी लिखा है, तो उसमें उपरोक्त सभी कर दीजिएगा। क्योंकि 95% देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में उपरोक्त सभी वाला ही ऑप्शन सही होता है, तो इसीलिए इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने दिया है कि सीमेंट कंक्रीट के गुण हैं, तो सीमेंट कंक्रीट टिकाऊ व कठोर भी होता है, इसकी संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, इसकी स्वीकार्यता अधिक होती है। तो जब आप थ्योरीज की पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो बाकी यहाँ पे इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए क्या है कि जब सीमेंट तथा मिलावे के मिश्रण में पानी मिलाया जाता है, जब सीमेंट तथा मिलावे के मिश्रण में पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में मौजूद सीमेंट तथा पानी परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं या क्रिया कहलाती है। देखिए जब सीमेंट और मिलावा जो होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ हुआ सीमेंट के साथ हम मिलाते हैं तो उसमें जो हम मिश्रण में पानी मिलाते हैं तो मिश्रण के में मौजूद सीमेंट तथा पानी परस्पर रासायनिक क्रिया करने लगते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सघनता कहलाएगी, ऑप्शन बी जलयोजन कहलाएगी या फिर ऑप्शन सी जैल कहलाएगी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो क्रिया है जलयोजन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, जलयोजन कहलाएगी, और सघनता नहीं कहलाएगी, जैल भी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका जलयोजन। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि कंक्रीट में सामर्थ्य उत्पन्न करता है। तो देखिए कंक्रीट में जो सामर्थ्य उत्पन्न करता है वो कौन सामर्थ्य उत्पन्न करता है, यानी जो कंक्रीट में सामर्थ्य जो मजबूती प्रदान करता है कंक्रीट को, वो कौन सी चीज़ होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन है जेल पेस्ट, ऑप्शन बी सघनता, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेल पेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, जेल पेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि जब हम जेल पेस्ट, अच्छा जेल पेस्ट क्या होता है कि यही जो क्रिया करते हैं हम, जो पानी वानी मिलाते हैं, ये जो क्रिया होती है तो वही क्रिया मतलब कितनी देर तक हमने की तो वही जो है जेल पेस्ट कहलाता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कंक्रीट में प्रति केजी सीमेंट में मिलाए जाने वाले पानी तथा सीमेंट के अनुपात को कहते हैं। तो कंक्रीट में पर केजी सीमेंट में मिलाए जाने वाले पानी तथा सीमेंट के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए जल सीमेंट अनुपात, ऑप्शन बी जलयोजन अनुपात, ऑप्शन सी जेल पेस्ट अनुपात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कंक्रीट में प्रति केजी सीमेंट में मिलाए जाने वाले पानी तथा सीमेंट का जो अनुपात होता है वो जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि जल सीमेंट अनुपात होता है। तो यहाँ पे दे देगा कि प्रति केजी सीमेंट में मिलाया जाने वाला पानी तथा सीमेंट का अनुपात। तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप तैयार करिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। बाकी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है देखिए, कंक्रीट को 30 सेकंड से 120 सेकंड तक मिलाने से कंक्रीट का सामर्थ्य में होता है। तो देखिए कंक्रीट को यदि हम 30 सेकंड से 120 सेकंड तक मिलाएं तो कंक्रीट की जो सामर्थ्य में क्या परिवर्तन होता है आपको बताना। तो ऑप्शन ए दिया कम वृद्धि होगी, ऑप्शन बी अधिक वृद्धि होगी, ऑप्शन सी दोनों होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कंक्रीट को हम 30 सेकंड से 120 सेकंड तक मिलाते हैं तो उसका जो सामर्थ्य होता है अधिक वृद्धि हो जाती है। सामर्थ्य में क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या देखिए क्या है कि गोल मिलावे वाली कंक्रीट की स्वीकार्यता होती है। देखिए गोल मिलावे वाली कंक्रीट की जो स्वीकार्यता होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कम अच्छी होती है, ऑप्शन बी सबसे अच्छी होती है,
ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए जो गोल मिलावे की कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को हम जब गोल मिलावे के रूप में गोल मिलावे वाली विधि को यूज करते हैं कंक्रीट को बनाने में, तो जो उसकी सुकारता होती है सबसे अच्छी होती है, मतलब उसकी सुकारता जो होती है सबसे अच्छी होती है। जब हम कंक्रीट क्या करते हैं कि गोल मिलावे वाली कंक्रीट को सुकारता होती है, तो मतलब सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका 17 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि कंक्रीट की दरब कि कंक्रीट की दरब रूप में बहने की प्रकृति होती है। तो देखिए जब कंक्रीट होता है उसमें जब आप पानी ज़्यादा मिला दोगे तो दरब के रूप में बहने लगेगा। तो उस जो दरब के रूप में बहता है तो उस प्रकृति को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए श्यानता बोलेंगे, या फिर ऑप्शन बी सघनता बोलेंगे, या फिर ऑप्शन डी स्वीकारता बोलेंगे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कंक्रीट के दरब रूप में बहने की प्रकृति होती है उसे हम सघनता बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों क्या है कि किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट के विभिन्न घटकों के अनुपात को निर्धारित करना क्या कहलाता है। देखिए आप क्वेश्चन को फिर से समझिए कि किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट के विभिन्न घटकों के अनुपात को निर्धारित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सम्मिश्रण, ऑप्शन बी कंक्रीट मिश्रण अभिकलन, ऑप्शन सी सघनता, ऑप्शन डी सुकार्यता। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट मिश्रण अभिकलन हो जाएगा। सम्मिश्रण नहीं होगा, सघनता हमने बताया अलग चीज़ होती है, सुकार्यता भी अलग चीज़ होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा कंक्रीट मिश्रण अभिकलन हो जाएगा कि जब हम किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट के विभिन्न घटकों के अनुपात को निर्धारित करते हैं तो उसे हम कंक्रीट मिश्रण अभिकलन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्या है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो देखिए जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी जर्मनी में। तो देखिए जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है उसका जो सर्वप्रथम यूज हुआ था वो हमारा फ्रांस देश था, वहाँ पे हुआ था। बाकी इसके बाद हर जगह पे यूज होने लगा। तो फ्रांस देश में जो है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का यूज सर्वप्रथम हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि नाव के विफल होने के प्रमुख कारण हैं, नींव के विफल होने के प्रमुख कारण हैं। तो देखिए जब नींव हमारी विफल होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आपको बताना है। कि ऑप्शन ए दिए गए पार्श्विक दाब, ऑप्शन बी दिए गए नींव की मृदा से जल निष्कासित होना, ऑप्शन सी असमान चिनाई हस्तांतरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमने अभी भी आपको बताया कि जिसमें उपरोक्त सभी होता है वो क्वेश्चन लगभग 90% ऑप्शन डी वही उपरोक्त सभी वाला ही सही होता है। तो इसमें भी उपरोक्त सभी सही होगा क्योंकि देखिए पार्श्विक दाब जब लगेगा तो नींव विफल हो जाएगी, और मृदा से जल निष्कासन जब होने लगेगा तब भी नींव विफल होने लगेगी, और असमान चिनाई हस्तांतरण से भी क्या हो जाएगी, नींव विफल हो जाएगी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे 21 का। तो इसीलिए 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होती है। तो सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी औसत। तो देखिए जो सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होती है वो सब बहुत अधिक होती है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि जो मिलावा 4.75 mm की छलनी से पार हो जाए कहलाता है। तो मतलब ऐसा मिलावा जो 4.75 mm वाली छलनी से पार हो जाए वो कहलाएगा। तो ऑप्शन ए मोटा मिलावा, ऑप्शन बी औसत मिलावा, ऑप्शन सी महीन मिलावा। तो देखिए यहाँ पे mm की बात की गई छलनी की, मतलब बहुत छोटे इकाई की बात की गई है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे भी आप अगर मान लीजिए आंसर नहीं भी आता है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी महीन मिलावा सही हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही सही है, यहाँ पे महीन मिलावा, मोटा मिलावा नहीं होगा, औसत मिलावा भी नहीं होगा। तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महीन मिलावा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्या है कि कंक्रीट में जल की मात्रा ज़्यादा होने पर सुकार्यता हो जाती है। कंक्रीट में जल की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाएगी सुकार्यता आपकी क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए दिया गया कम हो जाएगी, ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी,
ऑप्शन डी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि बढ़ती है। तो देखिए कंक्रीट में जल की मात्रा ज़्यादा होने पर सुखारता क्या हो जाती है, बढ़ती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो संपीड़न सामर्थ्य जो होता है घट जाता है। अगर मात्रा जल की ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य घट जाएगी बजाय सुखारता के। यानी यहाँ पे जो है जल की मात्रा जब इसमें ज़्यादा कर देंगे कंक्रीट में तो सुखारता तो बढ़ जाएगी, पर इसकी जो सामर्थ्य होगी कंक्रीट की वो घट जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कि कोड़ी मिलावे से कंक्रीट की सुखारता होती है। तो देखिए गोल मिलावे से कंक्रीट की सुखारता बढ़ जाती है, अभी भी हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था। तो जब हम कोड़ी मिलावा करते हैं तो कंक्रीट की जो सुखारता होती है कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा कि कम हो जाती है, बढ़ती तो है नहीं, अपवर्ती तो भी नहीं होती है, पहले बढ़ती फिर घटती, ये भी नहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोड़ी मिलावा होता है उससे कंक्रीट की जो सुखारता होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी 26 देखिए क्या है कि कंक्रीट का औपात परीक्षण किया जाता है। तो कंक्रीट का औपात परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन ए दिएगा सुखारता तथा सघनता की जाँच के लिए, ऑप्शन बी सामर्थ्य की जाँच के लिए, ऑप्शन सी आयुकाल की जाँच के लिए, ऑप्शन डी जल सीमेंट अनुपात की जांच के लिए। तो देखिए कंक्रीट का जो औपात परीक्षण किया जाता है वो हम सुखारता तथा सघनता की जांच के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कंक्रीट की सुखारता के लिए और उसकी सघनता का मतलब समझ रहे हैं आप कि मतलब गाढ़ापन, सघनता मतलब गाढ़ापन कितना है। तो यहाँ पे सुखारता और सघनता की जाँच के लिए हम कंक्रीट का औपात परीक्षण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है कि परबलित कंक्रीट के प्रमुख लाभ हैं। तो देखिए परबलित जो कंक्रीट होती है उसके प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन ए दिएगा अनुरक्षण व्यय कम होता है, ऑप्शन बी तनन में भी पर्याप्त सामर्थ्य रखता है, ऑप्शन सी वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसा हमने बताया कि उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन में उपरोक्त सभी वाला ही सही होता है, 90% देखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रबलित कंक्रीट के जो लाभ होते हैं, अनुरक्षण व्यय कम लगता है, तनन में भी पर्याप्त सामर्थ्य रखता है, वायुमंडल का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो प्रबलित कंक्रीट के आ जाने से ये सारी चीज़ें हमको जो है लाभ मिले, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है कि नदियों से प्राप्त होने वाली रेत किस श्रेणी की मानी जाती है। यानी जो नदियों से रेत प्राप्त होता है किस श्रेणी का माना जाता है। ऑप्शन ए निम्न श्रेणी का, ऑप्शन बी उच्च श्रेणी का, ऑप्शन सी उच्च व निम्न श्रेणी के बीच का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो नदियों से प्राप्त होने वाला रेत है वो उच्च श्रेणी का माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 28 का। बाकी 29 देखिए क्या है कि 1 मिनट 29 देखिए क्या है। देखिए 29 यहाँ पे क्वेश्चन का जो थोड़ा सा कट गया है, तो बाकी देख लीजिए क्या है कि कंक्रीट में आवश्यकता से अधिक पानी मिलाने पर अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है या गुड़ कहलाता है। देखिए जो यहाँ पे कंक्रीट में आवश्यकता से अधिक पानी मिलाने पर अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है या गुड़ जो है हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, या गुड़ हमारा जो है यहाँ पे क्या कहलाता है कि जब कंक्रीट होता है उसमें से जब आवश्यकता अनुसार पानी अधिक निकल जाता है तो या गुड़ हमारा उत्सर्वण कहलाता है। क्या कहलाता है, लिख के बता देते हैं आपको, तो थोड़ा सा कट गया वहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कहलाता है उत्सर्वण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्वण कहलाता है। थोड़ा सा मतलब नाम लेने में वो हो रहा है कि उत्सर्वण कहलाता है कि मतलब जब कंक्रीट में आवश्यकता से अधिक पानी मिलाने पर अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है तो यह गुण उत्सर्वण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जितने क्वेश्चन थे इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट कि मतलब हर एक टॉपिक से इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने इसमें कवर अप करा दिए हैं। बाकी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए। और इसके पहले बता दें आपको कि इसके पहले जितने चैप्टर थे मतलब आपको बता दें कि थर्मल इंजीनियरिंग के जो दो पार्ट थे, यानी कि क्या कहते हैं, एक ईंधन था और एक दूसरा था हमारा ऊर्जा के स्रोत, वो हमने करा दिए हैं कवर। और जो आपका मशीन के कंपोनेंट थे, यानी कि कंपोनेंट ऑफ मशीन थे, तो उसको भी हमने सारे टॉपिक करा दिए हैं, सारे चैप्टर करा दिए हैं। तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट चल रहा था, तो इसमें देखिए 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं, तो लगभग 1-2 चैप्टर और बच रहे हैं, तो आने वाली वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो आप ये मान के चलिए
यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्ले स्टोर में फटाफट देख लीजिए, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन बताएं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इन्हीं को कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं। और बाकी देखिए, आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और आपके लिए और बेहतर कर पाएँ। मतलब इस सेमेस्टर में तो और बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस सेमेस्टर में देखिए हमारी फैमिली भी छोटी है, मतलब इतना मतलब ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो पाएगा। बाकी आने वाले जो थर्ड सेमेस्टर आपका होगा, फोर्थ सेमेस्टर होगा, तो उसमें हम आपको आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन होगी बहुत अच्छे से कराएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शानदार रहिए, खुश रहिए। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।